हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैत एडू सर्कल। आज हम पढ़ेंगे सेमेस्टर 4 का एक टॉपिक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इट्स कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होता है? तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिकल साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग दो नेशन के स्टडी करते हैं। सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रिफर टू द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन अमॉन्ग नेशंस। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं इंटरैक्शन अमॉन्ग दो कंट्रीज़ के बीच में। इसमें हम लोग एग्जामिन करते हैं कॉज एंड इफ़ेक्ट ऑफ वॉर एंड पीस। क्या कॉज होता है, क्या इफ़ेक्ट होता है दो नेशन के बीच में अगर लड़ाई हो रहा है चाहे पीस है, तो क्या इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिसोर्स, पावर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे है कोई दो नेशंस के बीच में, कैसे वो लोग उसको यूटिलाइज करते हैं। एंड द इंस्टीट्यूशन एंड मैकेनिज़्म, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन और मैकेनिज़्म यूज़ किया जाता है इनके द्वारा टू मैनेज एंड रेगुलेट इंटरनेशनल रिलेशंस को, ये लोग कैसे मैनेज और रेगुलेट करते हैं। तो इन सब को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो हेयर आर सम की कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है जो रिलेटेड है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से। चलो इसे देखते हैं। तो पहला है सोवेरेनिटी। सोवेरेनिटी, दिस रिफर्स टू द प्रिंसिपल that each nation has the right to govern itself without interference from other nations। तो देखो, सोवेरेनिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि हर नेशन को राइट है अपने आप को गवर्न करने का बिना किसी के इंटरफेरेंस को। तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट है हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। दूसरा है पावर। देखो पावर क्या होता है। पावर रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर नेशन। तो पावर जो होता है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ये डिटरमाइन करता है कि कैसे एक नेशन अपने देश को गवर्न करेगा और कैसे एक पावरफुल नेशन दूसरे नेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने पावर से। पावर कैन बी बेस्ड ऑन वेराइटी ऑफ फैक्टर्स। पावर जो है कोई नेशन का वेराइटी ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इंक्लूडिंग मिलिट्री, किसी के पास मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, इकोनॉमिक रिसोर्स बहुत ज़्यादा है किसी के पास कल्चरल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और किसी के पास डिप्लोमेटिक लेवरेज बहुत ज़्यादा है, डिप्लोमेटिक वैल्यूज़, डिप्लोमेटिक माइंडसेट बहुत अच्छा है उस नेशन का। तो उससे भी हाँ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है उस वो भी इसका एक कॉन्सेप्ट है। बात करें तीसरे पॉइंट की, तो है इंटरडिपेंडेंस। देखो फ्रेंड, आज के ग्लोबलाइजेशन के एरा में हर कंट्री एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट है, सबके पास सब रिसोर्स नहीं होता, ये हमें पता है। तो हर कंट्री एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कोई किसी पे रिसोर्स पे डिपेंडेंट है, कोई किसी के फंड पे डिपेंडेंट है। तो देखो इंटरडिपेंडेंट की बात करें तो डिग्री टू विच नेशन डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर रिसोर्स, मार्केट एंड सिक्योरिटी, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटरडिपेंडेंस। देखो आज के ज़माने में मॉडर्न पॉलिटिक्स में सब नेशन जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट है, चाहे इन काइंड ऑफ रिसोर्स पे डिपेंड हो, मार्केट पे हो, सिक्योरिटी पे हो, तो इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इंटरडिपेंडेंस जो है वो भी एक कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। इंटरडिपेंडेंस कैन बी क्रिएट बोथ अपॉर्चुनिटी फॉर कॉपरेशन एंड चैलेंजेस फॉर मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट। तो देखो फ्रेंड, अगर कोई नेशन एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है तो यहाँ पे चांस है कि ये दोनों के बीच में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होंगी, इन काइंड ऑफ रिसोर्स के में, मार्केट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगा। साइमल्टेनियसली यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लाइक कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। आपने सुना ही होगा कि दो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के रिसोर्स के लिए फाइट कर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अपॉर्चुनिटी के साथ साथ चलता है। चौथा पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? दिस रिफर्स टू इंक्रीजिंग इंटर कनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमीज, सोसाइटी एंड कल्चर। तो ग्लोबलाइजेशन होने के कारण इंटरडिपेंडेंस या इंटर कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गया है वर्ल्ड के एक कोने से दूसरे कोने के बीच में, वर्ल्ड इकोनॉमीज़ के बीच में, सोसाइटी के बीच में, और
वर्ल्ड के कल्चर के बीच में ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ है, कनेक्टनेस आ गया है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएट न्यू चैलेंजेस। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो न्यू चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है, साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रहा है फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के। तो आज के ज़माने में ग्लोबलाइजेशन जो है वो चैलेंज तो क्रिएट कर ही रहा है, क्योंकि मार्केट, अगर आज की बात करें तो मार्केट के चलते, रिसोर्स के चलते बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है एक नेशन और दूसरे नेशन के बीच में। तो ये अपॉर्चुनिटी तो है ही, साथ साथ इसके साथ चैलेंजेस भी हैं। अब देखो इंक्लूडिंग इश्यूज कौन कौन से हैं ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, जैसे रिलेटेड टू ट्रेड, माइग्रेंट ऑफ पर्सन, इन्वायरमेंट रेगुलेशंस। तो ये सब क्या है, ये सब रिलेटेड टू ट्रेड, ये सब बहुत सारे चैलेंजेस रिलेटेड हैं ग्लोबलाइजेशन से। तो ये भी एक की कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। बात करें डिप्लोमेसी की, तो डिप्लोमेसी मीन्स कोई नेशन का कितना एबिलिटी है कि वो अपने बात को किसी नेशन के सामने रख सके और उस बात पे किसी को राज़ी कर सके। तो डिप्लोमेसी इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ नेगोशिएशन। तो डिप्लोमेसी क्या होता है, जब कोई दो नेशंस बैठ के या कोई इंस्टीट्यूशन बैठ के नेगोशिएशन करे, किसी डायलॉग करे, बातचीत करे किसी प्रॉब्लम पे, किसी कॉन्फ्लिक्ट पे, तो उसको डिप्लोमेसी कहते हैं। तो डिप्लोमेसी इन्वॉल्व यूज़ ऑफ नेगोशिएशन, डायलॉग एंड अदर पीसफुल मीन्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रमोट कोऑपरेशन अमॉन्ग नेशंस। तो डिप्लोमेसी से क्या होता है कि दो नेशंस के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे ख़त्म किया जाए, कोऑपरेशन को कैसे बढ़ाया जाए दो नेशंस के बीच में। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ अ की कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसके साथ साथ इंटरनेशनल लॉ। तो देखो इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, इंटरनेशनल लॉ वो होता है जो सब कंट्री पे इक्वली एप्लीकेबल होता है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे यूएन के द्वारा हो गया, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फिर आईएमएफ के द्वारा। तो ये सब इंटरनेशनल लॉ होता क्या है, दिस रिफर्स टू बॉडी ऑफ लीगल प्रिंसिपल। ये इसको एक बॉडी ऑफ लीगल प्रिंसिपल माना जाता है सब कंट्री पे। नॉर्म्स है, रूल्स है जो सब कंट्री को अबाइड करना ही है, एंड ठीक है, एंड नॉर्म्स दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ नेशंस इन देयर इंटरेक्शन विद वन अनदर। तो इंटरनेशनल लॉ जो होता है वो क्या करता है कि कुछ रूल्स सब कंट्री को देता है, मतलब सब कंट्री पे इक्वली अबाइड है, सबको वो फॉलो करना है। अगर दो कंट्री के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो किस तरह का बिहेवियर होगा वो इंटरनेशनल लॉ फिक्स करता है। इंटरनेशनल लॉ कवर अ वाइड रेंज ऑफ इशू। इंटरनेशनल लॉ में वाइड रेंज ऑफ इशू कवर करता है, जैसे कि हो गया ह्यूमन राइट्स, ट्रेड एंड यूज़ ऑफ फोर्स। अब देखो इंटरनेशनल लॉ कैसे वर्क करता है, क्योंकि देखो इंटरनेशनल लॉ जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे बनी हैं, तो जब सब नेशन अपना कंसेंट देकर एक ऑर्गेनाइजेशंस को बनाती हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत डिफरेंट वाइड रेंज रखता है किसी भी इशू में। जैसे कि अगर कहीं पे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, अगर कोई अदर कंट्री में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, तो फिर सब कंट्रीज़ यूएन में जाकर इस इशू को उठा सकती हैं कि वहाँ पे कैसे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, कैसे कोई कंट्री ट्रेड में घपला कर रहा है, चाहे वो अमाउंट में स्टॉक हमारे कंट्री में, कोई कंट्री में जाकर बहुत सस्ते में कोई सामान बेच रहा है, जैसे चाइना इंडिया में बहुत सस्ते में मोबाइल बेच रहा है। तो ये क्या हो गया, ये सब अगर कोई इशू है तो वो इंटरनेशनल लॉ में आता है। एंड यूज़ ऑफ फोर्स, मतलब कोई देश अपना मिलिट्री कैसे यूज़ कर रहा है, किसी पे ज़बरदस्ती कर रहा है उसके कंट्री को, उसको रिसोर्स को अपनाने के लिए। तो ये सब किस सब्जेक्ट में आता है, ये सब इंटरनेशनल लॉ में आता है, और ये एक की कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। अब देखो 7वां पॉइंट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने बताया था इंटरनेशनल लॉ, तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएन हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, आईएमएफ हो गया, तो यही लोग इंटरनेशनल लॉ बनाते हैं जो सब कंट्री को फॉलो करना होता है।
तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये क्रिएट किया जाता है बाय ऑल नेशंस को सब नेशन मिल के इसको क्रिएट करते हैं टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इशू फॉर कॉमन कंसर्न। तो जितना भी वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं ऑलमोस्ट 190 कंट्रीज़ जो हैं वो लोग मिल के यूएन का क्रिएट किया था। तो उसको क्रिएट किया जाता है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को लाइक यूएन, डब्ल्यूटीओ एंड आईएमएफ, किस लिए कि सब नेशन, जितना भी देश है, जितना भी कंट्री है, सबके बीच में एक अमाउंट ऑफ कॉपरेशंस रहे, कोऑर्डिनेशन रहे, कोई किसी का हक ना मार ले, तो सबको इक्वालिटी सबको हो। एक ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ये किया गया, मैंडेट किया जाता है। ठीक है, एग्जांपल जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया। तो ये लोग क्या करता है कि लॉ बनाता है जिसको सबको फॉलो करना होगा, और ये लोग ये श्योर करता है कि कोई एक नेशन जो है वो दूसरे नेशंस को ज़्यादा हैम्पर ना कर सके, उसके रिसोर्स को कैप्चर ना कर सके, उसको अपने पावर से दबा ना सके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक कंक्लूजन दिया हुआ है, ओवरऑल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक फील्ड। देखो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, डिफ़िकल्ट होता है, डायनेमिक फील्ड होता है, दैट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ वाइड रेंज ऑफ एक्टर्स, जिसमें हम लोग वाइड रेंज ऑफ एक्टर्स को स्टडी करते हैं। लाइक नेशंस एक्टर्स में हो गया, जैसे बहुत सारे कंट्रीज़ हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, इंटरनेशनल रूल्स हो गया, उसको स्टडी किया जाता है, उसको वाइड रेंज है। एंड प्रोसेस successful management of international relations required a deep understanding of these concept and their interplay। तो देखो, अगर किसी को, कोई एक डिप्लोमेट है, उसको इंटरनेशनल रिलेशंस को अच्छे से चलाना है, तो उसको सक्सेसफुली रन करना है, तो उसको वाइड रेंज ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में। ठीक है ना, as well as the ability to navigate complex political, economical and social dynamics। तो उसके पास ये एबिलिटी होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स मीन्स डिफ़िकल्ट जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल जो डायनेमिक्स चेंजेस होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अक्रॉस डिफरेंट कल्चर रिलीजन में, उसको वो वो उसको अच्छे से करना उसको आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और उसका कॉन्सेप्ट डिस्कशन हो गया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मैं एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक इस पूरे क्वेश्चंस को दिखा देता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले सको। सो फ्रेंड्स, मैंने दिखा दिया। थैंक यू फॉर